सभी को नमस्कार। अब तक हम विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों की बात कर चुके थे। देखा था कई अलग अलग प्रकार के अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, एल्कोहलिक या सल्फर युक्त या विषम चक्रीय या एरोमेटिक अमीनो अम्ल हमने कई प्रकार के देखे। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं आहार एवं पोषण में ही अमीनो अम्लों के जो प्रकार हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है आहार एवं पोषण, और इसी में हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। और प्रोटीन में हम पढ़ रहे थे अमीनो अम्ल। प्रोटीन में बात करते हैं आगे अमीनो अम्ल। काफी बातें हम इसके बारे में कर चुके थे, कुछ बातें अब कर लेते हैं। हमने बात की थी कि कई प्रकार के अमीनो अम्ल अलग अलग कौन कौन से, देखो नाम लिखता हूं मैं। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एमिनो एसिड्स के हम जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित हैं उनके नाम लिख रहा हूं मैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, अब इनके नाम लिख लेते हैं। एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल, आर्जिनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, और बात करते हैं सिस्टीन, मेथियोनिन, और भी बात करते हैं सेरीन, थ्रियोनिन। ये सभी एमिनो अम्लों के मैं नाम लिख रहा हूँ। अलग अलग कलर में क्यों लिख रहा हूँ ये भी अभी समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं
आगे बात करते हैं। टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनिन, और आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अच्छा, आर्जिनिन तो हम लिख चुके हैं ना। प्रोलीन और हिस्टिडीन। तो ये हमने 5, 4, 9, 6, 14 और 9 और 6, 15 और 5, 20, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। इनको मैंने डिफरेंट कलर में लिखा है ताकि इनकी कलर कोडिंग को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, इधर वाले ब्लू कलर में ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सभी तो क्या हैं, ये तो सभी हैं उदासीन। ब्लू वाले सभी क्या हैं, उदासीन या न्यूट्रल अमीनो अम्ल। ब्लू वाले ये सभी न्यूट्रल अमीनो एसिड। फिर रेड वालों की बात करें तो ये जो रेड वाले ये सभी हैं, ये हैं अम्लीय एसिडिक, अम्लीय एमिनो एसिड। फिर जो हमने पर्पल में लिखे हैं, ये पर्पल वाले हो जाएंगे क्षारीय एमिनो एसिड। जो ये हमने थोड़े डार्क पिंक में जो लिखे हैं, ये हो जाएंगे सल्फर युक्त एमिनो एसिड। अलग अलग प्रकार के। जो मैंने डार्क ग्रीन में लिखे हैं, ये एल्कोहलिक समूह युक्त एमिनो एसिड। जो मैंने थोड़े ब्राइट रेड से लिखे हैं, हल्का सा पिंक कलर है, ये सभी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। और जो मैंने थोड़े से ब्लूइश कलर में जो लिखे हैं, ये हो जाएंगे विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड हैं। कुछ उदासीन है, कुछ अम्लीय, कुछ क्षारीय, कुछ सल्फर युक्त है, कुछ एल्कोहलिक समूह से युक्त है, कुछ एरोमेटिक एमिनो एसिड है, तो कुछ हेटेरोसाइक्लिक विषम चक्रीय एमिनो एसिड है। ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक बात देखना,
ये जो मैंने कुछ अलग कलर में ये स्टार बनाए इनके आगे, जैसे वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, भाई ये लाइसिन है, ठीक है, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, और ये थ्रियोनिन, एक और है थ्रियोनिन, जिनके आगे मैंने ये स्टार लगाए हैं। टोटल इनके नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो मैंने स्टार लगाए ये क्या है? ऐसे अमीनो अम्ल है जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यानी ये अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनको हमें भोजन में रखना पड़ेगा। कौन कौन से देख लो, वापस एक बार बता देता हूं। ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये टोटल 8 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और इनको हमें भोजन से ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 2 और मैं अलग से बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना। जो 2 अलग से बता रहा हूं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। काफी कलरफुल हो गया है, इनका ध्यान रखना आप। आर्जिनिन और हिस्टिडीन की बात करें, ये ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनका निर्माण बच्चों में तो नहीं होता लेकिन एडल्ट्स में होता है। इन्हें कहते हैं अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। और अगर मैं बात करूं बाकी बचे हुए 10, ये होते अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी इनकी जरूरत हमें भोजन में नहीं होती, इनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है। बाकी बचे हुए 10 कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्जिन, ग्लूटेमाइन, ग्लूटेमिक अम्ल। फिर बचा इधर सिस्टीन, सेरीन, टायरोसिन, प्रोलीन। ये टोटल 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे। 8 तो क्या हो गए? आवश्यक, 2 हो गए अर्ध आवश्यक, और 10 क्या हो गए? अनावश्यक। तो लिख लेते हैं कि 8 अमीनो अम्ल आवश्यक, कौन कौन से थे लिख देता हूं। वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन और थ्रियोनिन। ये तो 8 क्या हो गए?
आवश्यक अमीनो अम्ल, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दो हो जाएंगे आपके अर्ध आवश्यक, सेमी एसेंशियल, ये 8 तो क्या हो गए, एसेंशियल, एसेंशियल एमिनो एसिड। एक लाइन लिख देता हूं, इनका निर्माण हमारे शरीर में न होने से, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। अतः भोजन में इनका होना जरूरी, इनका भोजन में होना जरूरी होता है। आगे बात करें, दो अमीनो अम्ल या दो अर्ध आवश्यक, सेमी एसेंशियल सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, देखें अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल में आ जाएंगे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये केवल वयस्कों में, एडल्ट्स में, वयस्कों में बनते हैं, यानी बच्चों में इनका निर्माण नहीं होगा। तो बच्चों में देखो, अगर बच्चों में इनका निर्माण नहीं हुआ तो बच्चों में ये 8 तो चाहिए थे, 2 और चाहिएंगे, यानी बच्चों में तो 10 आवश्यक हो जाते हैं और 10 अनावश्यक हो जाते हैं। अपन ने अब तक क्या पढ़ा होता है कि 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है, कौन से ये देख लिए। और 2 जो है इनको अर्धावश्यक क्यों कहा, क्योंकि इनका निर्माण एडल्ट्स में तो होगा, बड़े व्यक्तियों में तो होता है, लेकिन बच्चों में इनका निर्माण नहीं होता 2 का। तो बच्चों में इन 8 का और इन 2 का निर्माण नहीं होगा, ये क्या होगा, आवश्यक अमीनो अम्ल। और शेष 10 जो हैं रिमेनिंग, शेष 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक क्यों, क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो इनका निर्माण नहीं हुआ, तो सॉरी, इनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, इनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, तो हमें जरूरत नहीं है भाई, हमारे शरीर में हो जाता है। ये टोटल हमने बात की अमीनो अम्लों की, कि हमने देखा 8 अमीनो अम्ल आवश्यक है, 2 अमीनो अम्ल अर्ध आवश्यक है और 10 क्या है, अनावश्यक है। भाई अनावश्यक का मतलब क्या है कि इसका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, तो हमें इसको भोजन में एक्स्ट्रा ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक। ये हमने विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स देखे, पिछली ये कलरफुल स्लाइड काफ़ी काम की है। अलग अलग कलर मैंने इसलिए यूज़ किए ताकि आइडेंटिफाई करने में कुछ मार्क भी लगाए हैं, ताकि हमें पता रहे कौन से एसेंशियल, कौन से सेमी एसेंशियल और कौन से नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स की बात कंप्लीट हमने पिछली क्लास में देखा था, ज्विटर आयन की फॉर्म में दोनों टाइप के गुण दर्शाते हैं, एसिडिक बेसिक। एक टिपिकल एमिनो एसिड की बात की
तो अब यहां पर एक लास्ट बात कि जो अमीनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड में जैसे मैं बात कर रहा हूं 2 अमीनो अम्ल, हमने पिछली क्लास में इसकी संरचना भी देखी थी, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। COH ऐसे लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर ये तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। COH तो है ना, और एक जो डिफरेंट ग्रुप था NH2, ठीक है। इस NH2 को ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहां देखो, 2 अमीनो अम्ल आपस में बंध किस प्रकार बनाते हैं वो बताता हूं। इधर से इस H2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक H ऊपर बना दूं और एक H इधर। भाई दोनों हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। अब यहां देखना, ये हमने केवल हमारी सुविधा के लिए, समझने के लिए बनाया। देखो जैसे ही इन दोनों अमीनो अम्ल में बंध बनते हैं तो ये देखो H2O ये हट जाएगा, यानी जल का एक अणु निकल जाएगा और अब इनके बीच में बंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा। कैसे देखते हैं, निर्जलीकरण संश्लेषण हो रहा है यहां पर भी। निर्जलीकरण क्योंकि जल का अणु निकल गया और यहां 2 अमीनो अम्लों के बीच जो बंध बन रहा है वो हम यहां पर देख पाएंगे। ये CONH जो हमें ये बंध दिख रहा है, ये बंध कहलाएगा ये बंध। देखें ये बंध क्या है, पेप्टाइड बंध है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि ये इकाइयां किससे जुड़ी रहती है आपस में। ये पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड कह देंगे इसे। और जब ऐसे कई पेप्टाइड बॉन्ड बनने से कई एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, पॉलीपेप्टाइड का। और ये पॉलीपेप्टाइड ही किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन्स का। ये प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड भी कह दो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से CONH ये पेप्टाइड बॉन्ड बना और इस तरह से आगे और भी बॉन्ड बनते जाएंगे। इधर भी तो NH2 है, ये दूसरे के COH से जुड़ जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा। निर्जलीकरण संश्लेषण, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं इसको। निर्जलीकरण, भाई निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, संश्लेषण। भाई जल का अणु निकला ना, इसलिए इसको क्या कह दिया, निर्जलीकरण संश्लेषण। ये निर्जलीकरण संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन के दौरान बंध जो बन रहा है उसकी बात हमने की। तो प्रोटीन, अमीनो एसिड देख लिए, उनके बंध बना दिए। अब बात करते हैं थोड़ी प्रोटीन के प्रकारों की। प्रोटीन के प्रकार यानी हम प्रोटीन की संरचना की बात करें तो सबसे पहले देखो, ये प्रोटीन नाम जो है, प्रोटीन नाम दिया बर्जीलियस ने।
प्रोटीन ध्यान देना सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी सबसे ज्यादा डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल है, यानी जिसके विभिन्न खूब सारे प्रकार पाए जा सकते हैं। इतने प्रकार के अमीनो एसिड कोई किससे कितनी भी संख्या में जुड़ेगा, विभिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे, और ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स ही तो क्या कहलाएंगे, प्रोटीन्स। तो ऐसे खूब सारे जब पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे तो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हम अलग अलग देखते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटीन के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, अलग अलग आधारों पर, भाई संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर अलग, कि उनकी शेप कैसी है, जो प्रोटीन है किस शेप में है, गोलाकार है या रेशे के रूप में है। फिर हम देखते हैं उनके जो फंक्शंस के आधार पर, फंक्शन क्या है, एंजाइमेटिक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या स्टोरेज प्रोटीन है, यानी फंक्शन के आधार पर शेप देखा, फंक्शन देखा, और लास्ट में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर, यानी उन प्रोटीन्स में पाया क्या क्या जाता है, केवल अमीनो अम्ल है या अमीनो अम्ल के साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, या फिर क्रियात्मक समूह के अलावा उनमें कोई इनके अपघटन से तो नहीं बन रहा। तो सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, सेम वैसे ही जैसे हमने वसा में पढ़ा, ना कि किस प्रकार के सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न वसाएं होती है, सेम वैसे ही सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न प्रोटीन्स भी होते हैं। फिर बाद में हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं, कार्य देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, कौन सा प्रोटीन जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन पौधों में पाया जाता है सबसे ज्यादा। एक एक करके इन सब की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात हेडिंग लिख लेता हूं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, देखो अलग अलग आधारों पर है, अलग अलग बेसिस पर। जैसे मैं पहले बात करूं कि संरचना के आधार पर, संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बेस्ड लिख देता हूं, स्ट्रक्चर बेस्ड। फिर आगे देखते हैं संरचना के बाद फिर कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, फंक्शन बेस्ड। फिर हम देखते हैं संगठन, कंपोजिशन, संगठन के आधार पर, कंपोजिशन। अच्छा यहां सॉरी, संरचना की बजाय मैं यहां लिख देता हूं आकार, शेप के आधार पर बेटर रहेगा, आकार या शेप बेस्ड। कौन कौन से देखते हैं, चलो सबसे पहले इनके 3 प्रकार हमने देखे हैं। डिफरेंट हमने
अलग अलग बेसिस पर इनको क्लासिफाई कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं। देखिए कौन कौन से हैं, एक एक करके बात करते हैं इनकी। आकार के आधार पर कि प्रोटीन के जो अणु हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे आकार के हैं, रेशे के रूप में, फाइब्रस, या गोलाकार है यानी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन भी हो सकते हैं, दो प्रकार के, फाइब्रस और, चलो फाइब्रस को इंग्लिश में ही लिख देते हैं, फाइब्रस और रेशेदार या ग्लोब्यूलर या गोलाकार। देखो बात करते हैं दोनों ही क्या है, आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार के। रेशे की बात करूं, फाइबर की, तो इनमें हम देखते हैं कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऐसे बिल्कुल फाइबर्स की फॉर्म में रेशों के रूप में पाए जाते हैं। ग्लोब्यूलर की बात करूं तो इनमें ये प्रोटीन्स ऐसे गोल गोल अणुओं में यानी स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। गोलाकार है या ऐसे रेशे के आकार के हैं, यानी आकार के आधार पर कैसे हो गए, रेशेदार और गोलाकार। अब इनके उदाहरण की बात करें कि ऐसे कौन कौन से होते हैं, तो मैं देखता हूं रेशेदार में कोलेजन, इलास्टिन, मायोसिन, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो रेशों के यानी बिल्कुल फाइब्रस स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। जैसे अगर बात करूं कोलेजन, हमारे बालों में, स्किन में, नाखून में, जानवरों के सींग में, ये कोलेजन प्रोटीन होता है। जंतुओं में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ये कोलेजन है। इलास्टिन और मायोसिन की बात करें तो ये हमारे मसल्स में, हमारी पेशियों में पाए जाते हैं, संकुचनशील प्रोटीन होते, कॉन्ट्रैक्टाइल होते, गति में सहायक होते। फिर बात करें ग्लोब्यूलर की, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हम देखते हैं जैसे हिस्टोन, ये प्रोटीन ध्यान देना डीएनए के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हिस्टोन डीएनए के साथ यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और बात करें एल्बुमिन, पोषक प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सभी गोलाकार प्रोटीन्स के उदाहरण हैं। स्फेरिकल होते, ग्लोब्यूलर होते। ग्लोब्यूलिन्स मतलब, ग्लोब्यूल का मतलब क्या है, गोल। तो गोलाकार प्रोटीन्स हमने देखे, हिस्टोन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। अगर मैं बात करूं कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर प्रोटीन देखते हैं कुछ एंजाइम्स के रूप में, एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। कि भाई कार्य कैसा कर रहा है, फंक्शन कैसा है, उसके आधार पर हमने क्या देखा, एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण लिख लूं, जैसे पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। भाई ये खुद प्रोटीन है और प्रोटीन का ही पाचन कर रहा है एंजाइम के रूप में, प्रोटीन से ही बना होता है ये एंजाइम। भाई एंजाइम की बात करेंगे ना हम आगे, अधिकांश एंजाइम या ऐसे कह सकते हैं लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सारे एंजाइम तो प्रोटीन है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये गलत है। भाई सारे जो एंजाइम होते हैं ना, ऑलमोस्ट सभी एंजाइम्स, कुछ एकाध अपवाद है, बाकी सारे एंजाइम्स किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से।
उल्टा कथन गलत हो जाएगा कि सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ये गलत हो जाएगा। सारे एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं। तो हमने देखा एंजाइम्स के रूप में जैसे बात करते हैं पेप्सिन, एमाइलेज, ये क्या है? एंजाइम्स के रूप में कार्य के आधार पर पहला कार्य एंजाइम के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन। दूसरा आधार देखते हैं संरचनात्मक प्रोटीन, यानी किसी संरचना का निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स भी कहलाते हैं ये, क्योंकि ये हमारे शरीर में किसी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। देखें कौन कौन से हैं ऐसे प्रोटीन संरचनात्मक, अभी पीछे बात भी करके आए, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन, मायोसिन, कई सारे प्रोटीन हैं। 2 अपन ने उदाहरण लिखे, यानी संरचना का भी निर्माण कर रहे हैं, नाखूनों का, स्किन का, बालों का, पेशियों का, मसल्स का संरचना का निर्माण कर रहे हैं। क्या कहलाए? कोलेजन और केराटिन। और भी देखते हैं हम, जैसे सेल डिवीजन में भी कई ऐसे प्रोटीन्स काम आते हैं। भाई कोशिका 1 से 2 हो जाती है, तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में भी ये प्रोटीन काम आते हैं। और भी संरचनात्मक प्रोटीन, जैसे अपन बात करते हैं सिल्क, रेशम का जो कीड़ा होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है जिससे कोकून का निर्माण करता है, उसमें भी प्रोटीन होता है। रेशम के धागे में कौन सा? फाइब्रोइन, संरचनात्मक है, किसी संरचना का निर्माण कर रहा है। ये हमने देखा संरचनात्मक प्रोटीन कार्य के आधार पर। और देखते हैं कुछ प्रोटीन फूड स्टोरेज भी करते हैं, यानी लिख सकते हैं भोजन संग्रहण, यानी कुछ प्रोटीन स्टोरेज फूड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन। ये एल्बुमिन स्टोरेज फूड के रूप में या स्टोरेज फूड है, लेकिन केमिकली हम देखें या रासायनिक रूप से ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और भी देखें, जैसे अनाजों में पाए जाते हैं ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेमिन्स, फेसियोलिन, अलग अलग प्रोटीन, ये सभी क्या है? स्टोरेज फूड के रूप में। बट ये स्टोर किसके रूप में हुआ है? प्रोटीन। हमने बात की थी एनिमल में स्टोर्ड फूड होता है ग्लाइकोजन, प्लांट्स में स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, बट कुछ प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में प्रोटीन के फॉर्म में भी भोजन का संग्रहण किया जाता है। और ये ऐसे प्रोटीन्स हमने देखे एल्बुमिन, ग्लूटेमिन्स आदि। आगे बात करते हैं संगठन के आधार पर कंपोजिशन क्या है। भाई इसमें हम बात करें कि कंपोजिशन क्या है, किस प्रोटीन में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। जैसे भी अपन ने बात भी की थी, सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न। सरल में केवल अमीनो अम्ल, व्युत्पन्न में अमीनो अम्ल के साथ कोई क्रियात्मक समूह। और अगर बात करें हम संयुग्मित में तो कोई क्रियात्मक समूह आ गया, और व्युत्पन्न क्या हो जाएगा? सरल और संयुग्मित के अपघटन से तैयार। तो 3 प्रकार यहां देखते हैं, फिर इनको आगे बात करते हैं इनकी। सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन्स, संयुग्मित कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड, सरल बोले तो सिंपल, और लास्ट में आ जाएगा आपके व्युत्पन्न प्रोटीन्स या डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड
डिराइव्ड प्रोटीन्स, 3 टाइप के, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड। तो ये हमने प्रोटीन्स का एक तरह से क्लासिफिकेशन किया है, कितने कितने आधार के कौन कौन से प्रोटीन्स हमारी बॉडी में या एनिमल्स में, दूसरे एनिमल्स में या प्लांट्स में पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर या आकृति के आधार पर और संगठन के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स में बात करते हैं, जैसे सरल प्रोटीन लिख देता हूं, सरल प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स, कि केवल अमीनो अम्ल से बने। जैसे एग्जाम्पल, अधिकांश प्रोटीन, कौन कौन से, जो एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जैसे पेप्सिन, या जो कुछ संरचना के रूप में केराटिन, कोलेजन, हिस्टोन आदि। अगर हम बात करें सरल के बाद संयुग्मित प्रोटीन्स की, संयुग्मित प्रोटीन्स, देखें संयुग्मित प्रोटीन्स, तो इसमें लिख सकते हैं अमीनो अम्ल प्लस यानी अमीनो अम्ल के साथ कोई क्रियात्मक समूह भी जुड़ा रहेगा, प्लस फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। आगे बात करें, अच्छा इनके उदाहरण भी लिखते हैं ना, इनके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन, इसमें प्रोटीन के साथ आयरन Fe+2 अवस्था में होता है। साइटोक्रोम भी देखते हैं, साइटोक्रोम में भी क्या है, प्रोटीन के साथ प्रोटीन प्लस आयरन, यानी प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, कोई और क्रियात्मक समूह जोड़ दिया हमने। और भी उदाहरण देखें, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और देखिए लिपोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ वसा जुड़ी हुई, और सबसे लास्ट में हो जाते हैं आपके संयुग्मित प्रोटीन्स के बाद सबसे लास्ट में व्युत्पन्न प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। इसमें हो जाएंगे, लिख सकते हैं सरल व संयुग्मित प्रोटीन्स के
अपघटन से निर्मित एग्जाम्पल इनके लिख सकते हैं, जैसे पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। पेप्टोन्स कॉमा पेप्टाइड्स। पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ये बात हो गई व्युत्पन्न प्रोटीन्स की। तो हमने जो पीछे यहाँ पर देखे संगठन के आधार पर 3 प्रकार के प्रोटीन्स, उदाहरण भी देखे इनके, सरल संयुग्मित और व्युत्पन्न प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये हमने विभिन्न प्रकार देखे, इनमें कई कार्य भी आ गए, कार्य अलग से लिखेंगे भी हम। अच्छा, अब यहाँ एक बात करें, जैसे अभी मैंने बताया कि जंतुओं में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। पौधों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है रुबिस्को। इवन अगर मैं बात करूं पौधों के अलावा सभी जंतु पौधे दोनों को सबको मिलाकर ओवरऑल देखें, सबसे ज़्यादा रुबिस्को ही पाया जाता है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर पूछ लेना कि जंतुओं में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन, तो कोलेजन। अगर केवल सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आप रुबिस्को कहेंगे। और प्लांट्स का पूछे तो भी क्या कहेंगे? रुबिस्को। ये प्लांट्स में पाया जाता है। क्या क्या नाम है देखते हैं, पॉइंट लिखता हूं मैं ये एक, कि जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन हो जाएगा कोलेजन। कोलेजन। और देखिए कि पौधों में या संपूर्ण जगत में, यानी पौधे और जंतु दोनों मिला लो तो भी, प्लांट्स, पादप बोले तो प्लांट्स और एनिमल्स बोले तो जंतु, पौधों में या संपूर्ण जगत में सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो है रुबिस्को। फुल फॉर्म लिख देता हूं, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट होता है। ठीक है, अगर बिसफॉस्फेट भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, नीचे लिख देता हूं। ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब पीछे एज लग रहा है, इसका मतलब क्या? एंजाइम है ये। अभी अपन ने बात भी की थी, एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स के। लेकिन सारे एंजाइम्स, अगर बात करें, सुनना, सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते, लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की बात की। नीचे एक बात लिख लेते हैं कि
लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। ये हमने जंतुओं और पौधों में देखा कौन से सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, और उनमें भी हमने देखा कि अलग अलग प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, कोलेजन, रोबिस्को वगैरह। अब कुछ एक कार्य अगर हम बात करें, वैसे कई फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि प्रोटीन्स के कार्य, फंक्शंस देखें। एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स, भाई ये सभी किसके बने हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, यानी ये सुरक्षात्मक कार्य कर रहे हैं। WBC ये जो एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स का निर्माण करती हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज किसके बने? प्रोटीन के। यानी ये कैसा कार्य हो गया? इसका सुरक्षात्मक कार्य हो गया। और बात करें, हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की। कोशिकाओं की सरफेस पर पाए जाते हैं, सेल्स की सरफेस पर, जिससे सेल्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान की जाती है। यानी पहचान, कोशिकीय पहचान, आइडेंटिफिकेशन होता है। कोशिकीय पहचान, सेल्स का आइडेंटिफिकेशन होता है किससे? ग्लाइकोप्रोटीन सेल्स की सरफेस पर पाई जाती है। सेल की सरफेस पर होने के कारण इनमें हम देखते हैं कि कई ऐसे ये प्रोटीन है जो कोशिकाओं की पहचान करवाते हैं। जैसे आप देखो, ह्यूमन का स्पर्म ह्यूमन एग को ही फर्टिलाइज करेगा, या फिर कोई भी स्पर्म जो है, जो क्लोजली रिलेटिव स्पीशीज है, उसको ही फर्टिलाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का शुक्राणु गधे के अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा, नहीं कर पाता। या ऐसा नहीं है कि गुलाब का पराग कण जो है वो चमेली के फूल को जाकर उसमें निषेचन करेगा, नहीं। समान प्रजाति के जो जीव होते हैं उनके ही युग्मक एक दूसरे से निषेचित होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। तो ये किस वजह से होता है? उनकी सरफेस पर पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जिनकी वजह से। और भी हम आगे बात करें इनके फंक्शन की, जैसे हम बात करें हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन, तो लिख सकते हैं गैसीय परिवहन, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर रहे हैं। और देखते हैं कई जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन से, अमीनो अम्लों से मिलकर बने। जैसे हम बात कर रहे हैं थायरोक्सिन, STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं।
सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या है, हार्मोन्स के रूप में भी कार्य कर रहा है। भोजन संग्राहक के रूप में भी हमने देखा एल्ब्यूमिन, फेसियोलिन, ग्लूटेलिन्स, एल्बुमिन, फेसियोलिन, ग्लूटेलिन्स आदि, ये भोजन संग्रहण का कार्य कर लिया इसने। ये सभी प्रोटीन ही है, प्रोटीन्स के रूप में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के। डिफेंसिव भी है, सुरक्षात्मक भी है, सेल्यूलर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, हार्मोन्स के रूप में, फूड के रूप में, फूड का स्टोरेज कर रहा है, भोजन का संग्रहण कर रहा है, प्रोटीन ही है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम के रूप में हमने कार्य देख लिया। एंजाइम के रूप में भी ये प्रोटीन कार्य करते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रकार के, खूब सारी इनकी विविधता खूब सारी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी ये प्रोटीन ही परफॉर्म करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन हमारे कंप्लीट। मेन फंक्शन हमने देखा कि ये शारीरिक वृद्धि और निर्माण का कार्य करते हैं। इसके अलावा भी हमने कुछ और कार्य भी देखे, अदर फंक्शंस भी देखे। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बाद विटामिन्स की। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन क्या है? विटामिन ए, डी, ई के अलग अलग विटामिन देखते हैं। जनरली देखो विटामिन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस विटामिन की कमी से या डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है। टॉपिक भी ऐसा ही है, जैसा भाई टॉपिक का नेचर है वैसा ही टॉपिक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनते हैं? डिजीज पे, यानी सुनना। विटामिन का काम हमें किसी भी रोग से बचाकर रखना है। ये विटामिन क्या करते हैं? रोग को ठीक नहीं करते, लेकिन रोग को होने नहीं देते। जैसे आपकी स्किन में विटामिन डी की कमी हो गई, हो सकता है आपकी अस्थियां कमजोर हो जाए, बोन्स वीक हो जाए। विटामिन ए की कमी हो गई, दिखना कम हो जाएगा, स्पष्ट नहीं देख पाओगे। तो विटामिन्स मेनली हमें कोई ऊर्जा नहीं देते, कोई एनर्जी नहीं देते, लेकिन हमारी डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं, उनमें जरूर सहायक है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सहायता करते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।